मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर 2021 अगस्त 2021 में होने वाले जो एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू कर रखी थी। तो हमने इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर यानी पार्ट ए के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम भाग 2 यानी भाग ब के अंदर जो मध्यम प्रश्न आते हैं 200 शब्दों के जो क्वेश्चन आते हैं तो उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हालांकि अब की बार पैटर्न के अंदर चेंज हुआ है तो बड़े प्रश्नों की संख्या 3 ही आएगी। 7 क्वेश्चन तो आएंगे लगभग 50 शब्दों में। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आएंगे वो 200 शब्दों के अंदर और एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो अब की बार बड़ी समस्या है कि यानी 1.5 घंटे के अंदर पेपर को पूर्ण करना बड़ा टेढ़ा काम है। इसके लिए मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पर वो प्रैक्टिस करें। जैसे ये कोई पेपर है, इस पेपर को सोल्व करें भी हम 1.5 घंटे के अंदर यानी 7 तो यानी ए वर्ग के क्वेश्चन, 3 ब वर्ग के और एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न कितने मिनट में हम हल कर सकते हैं। 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से कई बार समस्या आ जाती है कि पेपर आ रहा था लेकिन छूट गया, क्योंकि समय की बाउंडेशन है। उसके अंदर पर्सन को किस तरीके से अपने करें वो चीजें भी अपने इसके अंदर क्लियर करेंगे। तो आज हम जो भाग ब के अंदर वैसे कहने को तो 10 क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर सब प्रश्न भी बनाए हुए हैं तो 12-13 प्रश्नों के अंदर हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसके अंदर लेते हैं कि उत्तरी पर्वतीय भौतिक प्रदेश पर टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त में 200 शब्दों के अंदर प्रश्न को समझाइए या इसी के अंदर से ही गौण प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका पार्ट पूछ लिया महान हिमालय या जिसको हिमाद्री हिमालय, उच्च हिमालय कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए। या हिमाचल हिमालय या हिमाचल हिमालय को कहते हैं लघु हिमालय को परिभाषित कीजिए। या शिवालिक हिमालय या चौथा ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के 4 पार्ट इसके अंदर किए गए। तो उत्तरी भौतिक प्रदेश पर पहले तो आपके दिमाग में कच्चा खाका होना चाहिए इसकी स्थिति क्या है। तो यदि देखिए अपने इस मैप के अंदर देखते हैं तो भारत के उत्तर के अंदर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये राज्य। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वो भी इसी हिमालय के अंदर आ जाते हैं। तो दिमाग में खाका याद रखना है कि हिमालय है भारत के उत्तर के अंदर, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में कौन सी नदी सीमा ग्रहण करती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी एक गोर्ज का निर्माण करती है और इस साइड में आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तर में, पश्चिम में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड वो कहाँ है? पूर्व। तो पूर्व पश्चिम में तो सिंधु नदी का महाखंड, पर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक कितने किलोमीटर की लंबाई में भाई? लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये पर्वतीय प्रदेश है फैला हुआ है। फिर बात करते हैं इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई इसके अंदर 200 से लेकर 500 किलोमीटर की चौड़ाई मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ 500 किलोमीटर चौड़ाई मिलती है। इस तरह हम बात करते हैं ये वाला जो बेल्ट है यानी लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। या असम के पास में ये 100 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। तो यानी इसकी चौड़ाई में काफी विविधता मिलती है। तो हम यूं कहीं 100 से लेकर 500 किलोमीटर की विविधता चौड़ाई लिए हुए यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो भारत के उत्तर के अंदर, पश्चिम से पूर्व के अंदर अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर या यूं कहीं चापाकार आकृति के अंदर
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है और इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर 8 राज्य कौन कौन से, इसके अंदर ये देखिए, यानी हिमाचल प्रदेश आ गया, इसके अलावा इधर उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा असम का कुछ भाग और पश्चिम बंगाल का तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दिमाग में कच्चा खाका सेट करो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तर में सिंधु नदी के महागढ़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महागढ़ तक अर्धचंद्राकार आकृति में या यूं कहें चापाकार आकृति के अंदर 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, लगभग 100 से लेकर 500 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर के अंदर टैथिस भूसन्नति थी और टैथिस भूसन्नति के अंदर उत्तरवर्ती जो यानी हिमालय के निर्माण से पूर्व की जो नदियां हैं, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो सतलुज हो, चाहे आपकी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां इसके अंदर गिरती थी और वहां मुख्य रूप से संकुचनात्मक बल के कारण इस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण को ऐसा नहीं 5-10 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, लगभग 130 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व तक इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हिमालय केवल एक पर्वत श्रेणी नहीं है, कई पर्वत श्रेणियों का समूह इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो इसमें ग्रेनाइट है, सिस्ट है, डोलोमाइट है, ये चट्टानें हैं वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाई जाती है। और इस हिमालय के अंदर चूंकि कई पर्वत श्रेणियों का समूह है, प्रमुख रूप से 4 भागों के अंदर इसके अंदर विभाजित किया जा सकता है। जिसके यानी हम बात करते हैं उत्तर के अंदर, यदि हम बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर तो आ जाता है कौन सा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद महा हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद हिमाचल हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद शिवालिक हिमालय प्रमुख रूप से इसके अंदर पाया जाता है। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं यानी कौन सा, यानी ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय महा हिमालय जो सबसे ऊंचा है उसके उत्तरवर्ती पर्वत श्रेणियां हैं और ट्रांस हिमालय का निर्माण महा हिमालय का जो मलबा, क्योंकि इसका ढाल तीक्ष्ण है छेद, तो इसके मलबे के संकुचन इसके जमाव से इसका निर्माण हुआ है। किसका, ट्रांस हिमालय का। इसकी खोज किसने की, यानी स्वेन हेडेन नामक भूगोलवेत्ता ने ट्रांस हिमालय की प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर खोज की। फिर बात करते हैं ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 960 किलोमीटर की लंबाई के अंदर कौन सा, ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है वो 960 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। लगभग इसकी चौड़ाई है वो 225 किलोमीटर की चौड़ाई फैली है। क्योंकि इसके महा हिमालय का मलबा के निक्षेप से युक्त सैग्रंथन चट्टानें पाई जाती है। हालांकि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ज्यादा ऊंचाई ट्रांस हिमालय की देखने को नहीं मिलती है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ज्यादा नहीं, लगभग यानी 1500 से लेकर 2-2500 मीटर तक ऊंचाई देखने को मिलती है, लेकिन कई चोटी है वो 8000 से अधिक ऊंची देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूं ब्रॉड पीट चोटी है वो मुख्य रूप से क्या है 8000 से अधिक मीटर ऊंची प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर तो छोटा 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी लिखिए। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का उत्तरवर्ती भाग है, चूंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है इसलिए इसको तिब्बत हिमालय कहते हैं। इसकी खोज स्वेन हेडेन नामक भूगोलवेत्ता ने की और ये 960 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 225 से 250 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें महा हिमालय के मलबा के निक्षेप से युक्त सैग्रंथन चट्टानें हैं। इस हिमालय की विशेषता है कि इससे उत्तर में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा के कारण यह ठंडा मरुस्थल है इसमें, तो यहाँ वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो पथरीला मरुस्थल है ये,
ठंडा मरुस्थल देखने को मिलता है, वनस्पति का पूर्णतः अभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया एक नंबर पर तो ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरे हिमालय की बात करते हैं तो ये आ जाता है महान हिमालय। तो महान हिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, इसको हमेशा बर्फ जमी रहती है इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय है। सबसे ऊंचा है तो उच्च हिमालय भी इसको कहते हैं। तो ये हिमालय के अंदर बात करते हैं तो इसकी लंबाई है वहीं 2400 किलोमीटर की लंबाई में। वहीं सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक महाहिमालय का विस्तार पाया जाता है। महाहिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। 6000 से लेकर 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और लगभग 4.5 चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक ऊंची पाई जाती है। और एशिया की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी हिमालय में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं 8848 मीटर इसी हिमालय के अंदर है। फिर बात करते हैं महाहिमालय की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पाई जाती है मात्र 25 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए है। ये कौन सा यानी आपका महाहिमालय जिसको हिमाद्री हिमालय उच्च हिमालय के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम सबसे पहला बना हुआ भाग है जिसकी हम बात करते हैं निर्माण। तो निर्माण हुआ था 130 से 140 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। किसका? महाहिमालय कह दो जो यानी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर फैला हुआ है। और इस हिमालय की विशेषताएं देखना चाहें तो इसके अंदर कई चोटियां हैं जैसे मैंने डिस्कस किया माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है 8848 मीटर ऊंची पाई जाती है। इसके अलावा भारत के सिक्किम में कंचनजंगा जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है 8598 मीटर वो भी इसी हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा धौलाधर है 8172 मीटर है वो भी इसी हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो नंगा पर्वत है वो भी 8126 मीटर वो इसी हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्नपूर्णा है 8078 मीटर, नंदा देवी है, त्रिशूल है, ये जो चोटियां हैं वो इसी हिमालय के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं तो ये हिमालय है इसके अंदर तीक्ष्ण कटक और ढाल पाए जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से ये अभी भी संवेदनशील है। तो इसमें भूस्खलन की क्रियाएं भी इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इस हिमालय में कई दर्रे पाए जाते हैं और दर्रों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के अंदर बुर्जिल व जोजिला दर्रा इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर बड़ा लाचा और यदि हम शीत किला बड़ा लाचाला और शीत किला वो मिलता है कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्रे पाए जाते हैं। फिर थांगला है, नीति है, लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम के अंदर यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं या लिपुलेख के अंदर नाथुला और जिलितला प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है बोमडिला दर्रा प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा इस हिमालय के अंदर यदि हम देखना चाहें तो कई यानी हिम के बड़े बड़े भूखंड पाए जाते हैं जिसको कहते हैं यानी क्या है हिमानी कहते हैं। तो कई हिमानियां भी देखने को मिलती है चाहे मिलाम हिमनद हो चाहे गंगोत्री हिमनद हो चाहे सिक्किम का जेमू हिमनद हो ये बड़े हिमनद भी पाए जाते हैं जहां से कई नदियों का उद्गम प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये हिमालय है सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय के अंदर देखने को पाई जाती है। और पर्वत श्रेणियों का चूंकि इसके ढाल तीक्ष्ण होने के कारण यहाँ प्रमुख रूप से क्या है यानी
तीक्ष्ण कटक भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और इस क्षेत्र के अंदर यानी वन संपदा पाई जाती है, लेकिन कोणधारी वन प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया कौन सा, महाहिमालय। तो रटने की आवश्यकता नहीं, महाहिमालय हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है जो सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक चापाकार आकृति के अंदर फैला हुआ है। औसत चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है, लंबाई 2400 किलोमीटर पाई जाती है और इसका निर्माण 130 से 140 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। कई ऊंची चोटियां, 40 चोटियां, ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक ऊंची है। और इसके अलावा यदि हम बात करें इस हिमालय के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो चाहे, जिसको सागरमाथा कहते हैं, 8848। चाहे इसके अंदर भारत की यानी यदि हम बात करते हैं कंचनजंगा 8598 मीटर इसी में पाई जाती हैं। फिर हमने दर्रों की बात की, इसके अंदर दर्रे भी पाए जाते हैं। विवर्तनिक दृष्टि से ये अभी भी संवेदनशील स्थिति में पाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ नमी रहती है तो कई बड़ी नदियों का उद्गम भी इसके अंदर होता है। इसके बाद थर्ड जो हिमालय आ जाता है जिसको कहते हैं हिमाचल हिमालय, और हिमाचल हिमालय को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश में है इसलिए इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी इस हिमालय को जाना जाता है। या इसके अंदर इसको लघु हिमालय के साथ मध्य हिमालय भी कहते हैं। यह वर्ध हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर सिंधु नदी के महाखंड से, यानी ये मध्य हिमालय के समानांतर सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक वही 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ये हिमालय फैला हुआ है। और इस हिमालय की बात करते हैं, औसत जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर की तो चौड़ाई के अंदर ये हिमालय पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1800 से 3000, कहीं कहीं पर 4500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां भी इस हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर देखें तो यह जो हिमालय है यहाँ पीर पंजाल है, बनियाल है, वो भी इस हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो इसमें वर्ष के 6 से 7 महीने हमेशा बर्फ जमी रहती है और बर्फ जमी रहने के बाद में बाकी का समय बड़ा मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। तो भारत के कई पर्यटक स्थल, चाहे वो दार्जिलिंग हो, नैनीताल हो, डलहौजी हो, चाहे यानी इसके अलावा आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो इस हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो प्रमुख यानी पर्यटक स्थल चाहे कुल्लू हो, कांगड़ा घाटियां भी इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, इस हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। और ये हिमालय है जम्मू कश्मीर के आसपास थोड़ा मैदान के अंदर बीच वाला भाग इसके अंदर देखने को मिलता है। और नीचे यदि हम बात करते हैं ये जो हिमालय है और इससे ऊपर वाला हिमालय कौन सा, ऊपर तो आ जाता है ये महाहिमालय और महाहिमालय, और नीचे आ जाता है कौन सा, लघु हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय। इसके बीच में एक भ्रंश पाया जाता है जिसको महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, महान सीमांत भ्रंश। तो महान सीमांत भ्रंश महाहिमालय लघु हिमालय के बीच के अंदर जब इनमें टकराहट हुई तो बीच में एक क्या भ्रंश पड़ गया, एक दरार पड़ गई। तो ये प्रश्न को महान सीमांत भ्रंश पर टिप्पणी लिखिए। तो महान सीमांत भ्रंश हिमालय के अंदर है, महाहिमालय और लघु हिमालय के मध्य यानी एक भ्रंश पाया जाता है जिसको महान सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर के प्रश्न के अंदर इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ये तो कौन सा हो गया, यानी आपका हिमाचल हिमालय कह दो, लघु हिमालय कह दो या मध्य हिमालय के रूप में इसको परिभाषित कर दिया। इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी एक विशेषता और है, ये जो हिमालय है इसकी पहाड़ी ढालों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। इनकी स्लोप में जो घाटियां होती है उन घाटियों के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बुग्याल व प्यार या मृग। तो यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के यानी
ढालू घाटियों में जो पाए जाने वाले घास के जो मैदान हैं, उस मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल व पयार कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मृग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वो घास के मैदान भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा आ जाता है शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। तो बाह्य यह हिमालय यानी ऊपर में आ जाता है हिमाचल, दक्षिण में इसकी सीमा कौन सा बनाता है, वो बनाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका प्रमुख रूप से क्या है, निर्माण करता है। और इसके अंदर बात करते हैं इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कम देखने को मिलती है। यह सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर की लंबाई में। इसके अलावा 50 से 50 किलोमीटर चौड़ा है, ये कितना, 50 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई मिलती है किसकी, यानी शिवालिक हिमालय, या इसको कहते हैं बाह्य हिमालय के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और औसत ऊंचाई को ज्यादा नहीं है, 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कई किताबों में 600 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। तो इस हिमालय ज्यादा ऊंचा रहने के कारण यहाँ बर्फ नहीं जमती। पहली बात तो इसके अंदर से निकलने वाली नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं। राजस्थान के अंदर एक ही नदी हिमालय से निकलती है, वो भी अपने शिवालिक से निकलती है, कालका शिमला की पहाड़ियों से। कौन सी निकलती है, वो निकलती है आपकी घग्गर नदी, जो प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी है, जो राजस्थान के अंदर गंगा है, हनुमानगढ़ में बहते हुए अंत में पाकिस्तान में चली जाती है। तो बरसाती नदियां और हिमालय की 95% नदियां 12 मासी है। तो राजस्थान का बड़ा दुर्भाग्य इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यदि देखें, ये जो हिमालय है इसके अंदर ऊंचा नीचा धरातल है, तेज ढाल है, जिस पर यानी भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और इस हिमालय का जो निर्माण है किसका, शिवालिक हिमालय का, तो 2 लाख से लेकर 2 करोड़ वर्ष को इसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है। क्योंकि इस हिमालय का जो मलबा के निक्षेप से इसमें बना है, तो इसके अंदर सहग्रंथन अवसादी चट्टानें देखने को मिलती है। जैसे ट्रांस हिमालय है, 7 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा महा हिमालय है, 130 से 160 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 130 से 140 करोड़। इसके अलावा हमने देखा हिमाचल हिमालय लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण 2 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। तो रटने की आवश्यकता नहीं, इसको और ज्यादा विस्तारित देखना है तो भारत के भौतिक प्रदेश वाला वीडियो निकालकर आप इसका और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने ज्यादा ही विस्तारित बता दिया, तो आपको यानी मैटर सिलेक्ट करना है। लगभग 1 पेज के अंदर यानी आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो रटने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में एक इमेज बनाओ। उत्तर के अंदर पश्चिम में सिंधु नदी के से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक चापाकार या चंद्राकार आकृति में उत्तर भारत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में, 150 से लेकर 500 किलोमीटर की चौड़ाई में, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में, और 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये भौतिक प्रदेश है वो फैला हुआ है। और इसके अंदर हिमालय का निर्माण 2 लाख से लेकर 140 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि के अंदर यानी इसका निर्माण हुआ। और इस हिमालय का कोई एक पर्वत श्रेणी, कई पर्वत श्रेणियों का समूह है। यह प्रमुख रूप से 4 चरणों में संपन्न हुआ और इसको 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। फिर एक एक का वर्णन करना है, तो इसके अंदर पर्टिकुलर अलग आ जाता है, तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा 2 लाइन में भूमिका बना के इसका फिर पर्टिकुलर जिसका वर्णन कर रहे उसका विस्तार से वर्णन कर दो। तो ये हो गया कौन सा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा आ जाता है कौन सा, आंतरिक अपवाह प्रणाली। तो भारत की नदियों में से ये टॉपिक लिया गया है। और आंतरिक अपवाह प्रणाली से क्या तात्पर्य है और आंतरिक अपवाह प्रणाली में कौन कौन सी नदियां आती है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली से तात्पर्य
भारत की वे नदियां जो न तो बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली का भाग है, न अरब सागरीय अफवाह प्रणाली का भाग है, तो फिर क्या है, वो नदियां या तो मरुस्थलीय धोरों के अंदर विलुप्त हो जाती है या किसी बड़ी झील में जाकर गिर जाती है। तो ऐसी नदियों या ऐसी अफवाह प्रणाली को आंतरिक अफवाह प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। और उसमें देखें, आंतरिक अफवाह प्रणाली भारत में थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, राजस्थान में अधिकांश 61% 60% भाग, इसके अलावा केरल की छोटी छोटी नदियां हैं जो मालाबार तट पर जो कयाल्स है उन कयाल्स में जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी तो ये जो आंतरिक अफवाह प्रणाली से तात्पर्य है, तो रटने की आवश्यकता नहीं। आंतरिक अफवाह प्रणाली से तात्पर्य भारत की उन नदियों से लिया जाता है जो न तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है न अरब सागर में गिरती है। ये नदियां या तो मरुस्थलीय धोरों में जाकर विलुप्त हो जाती है या आंतरिक यानी सरोवरों के अंदर झीलों में जाकर विलुप्त हो जाती है, आंतरिक अफवाह प्रणाली कहलाती है। राजस्थान का लगभग 60.2% जो अफवाह प्रणाली है वो आंतरिक अफवाह प्रणाली है। भारत की 80 से 85% आंतरिक अफवाह प्रणाली राजस्थान में ही पाई जाती है। इसके अलावा मैंने बात कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसके अलावा केरल के अंदर भी कुछ मांडवी है जैसी, ज्वारी जैसी नदियां हैं, छोटी नदियां, वो झीलों में जाकर समाप्त हो जाती है। तो आंतरिक अफवाह प्रणाली की कौन कौन सी नदियां उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आंतरिक अफवाह प्रणाली में राजस्थान की नदियां हैं, एक तो हमने डिस्कस किया था कि कालका शिमला की पहाड़ी से निकलने वाली जो गर्ग नदी है, तो गर्ग नदी यानी यहाँ से होते पंजाब हरियाणा से होते गंगा में हनुमानगढ़ में जाकर यानी ये विलुप्त हो जाती है। श्रीगंगानगर के अंदर कई बार पाकिस्तान की मरुस्थल में चली जाती है। तो घग्गर नदी आंतरिक अफवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर के लगभग इनकी लंबाई है और 3 राज्यों से होते हुए सूत्रगढ़ के धोरों के आसपास ये नदी विलुप्त हो जाती है। दूसरी नदी की बात करते हैं, कांकणी, जो जैसलमेर के कोंटरी गांव की पहाड़ी से निकलकर कहां, बुद्ध झील में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीकर की खंडेला की पहाड़ी से निकलने वाली कांकरी नदी, जो लगभग क्या है 100 किलोमीटर बहने के बाद सीकर झुंझुनू बहकर चूरू की सीमा के ऊपर समाप्त हो जाती है। तो कांकरी भी आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदी के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रूपनगढ़, खारी, खंडेला और बेढ़ा, ये जो नदियां हैं सांबर झील में आकर विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा हिमालय से, उत्तरवर्ती हिमालय से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास की झीलों में जाकर समाप्त हो जाती। इसके अलावा मांडवी, ज्वारी, ये यानी मालाबार के तट पर जो कयाल्स पाई जाती है, छोटे लैगून्स पाए जाते हैं, उन लैगून्स के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये बेसिकली आ जाता है आंतरिक अफवाह प्रणाली। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मिट्टियों के बारे में, और मिट्टियों के अंदर एक प्रश्न निश्चित रूप से इसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। और मिट्टियों के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर भारतीय मिट्टियों की विशेषताओं के पर टिप्पणी प्रश्न पूछी जा सकती है, या जलोढ़, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, इसमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न इसमें से भी पूछा जाएगा। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन मिट्टियों की क्या विशेषताएं और क्या नहीं पाई जाती, उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़े क्षेत्रफल पर लगभग यानी 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हालांकि भारत के अंदर उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी है वो न केवल उत्तर भारत के विशाल मैदान में बल्कि भारत के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में इसको तटीय जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इस या डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा यदि प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भी नदियों के दर्शना है, गोदावरी है, कावेरी, उनके द्वारा मैदानी भागों में इनका विस्तार फैला हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर जो गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियां लेके आती हैं, तो इसके अंदर यानी इस मिट्टी के अंदर ढाल के स्वरूप और वहां
पाई जाने वाली अफवाह प्रणाली के आधार पर, जैसे हमने बात की थी बांगर, खादर, तराई मिट्टी, तो वो जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। वो जैसे तटीय क्षेत्र में डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, इसको अलावा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसके अंदर रबी, खरीफ और व्यापारिक सारी फसलें प्रमुख रूप से इस मिट्टी के अंदर यानी उत्पादित की जाती है। फिर यदि हम जलोढ़ मिट्टी के अंदर बात करते हैं, नदियों में इसको नदी जलोढ़ मिट्टी के रूप में पाया जाता है, और चूंकि तटीय क्षेत्रों में तटीय जलोढ़ मिट्टी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, डेल्टाई क्षेत्र में डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार यह मिट्टी भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और इस मिट्टी के अंदर यदि हम बात करते हैं, जीवाश्म अवशेष का अभाव देखने को मिलता है, नाइट्रोजन की बहुलता इसमें पाई जाती है, लोहांश की मात्रा भी इस मिट्टी में कम देखने को मिलती है। और इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं और ज्यादा विस्तार से देखना है, भारत की मिट्टियों का विस्तार से हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थों की कमी है, कौन सी अधिकता है, क्या रंग कैसा है, उसके अंदर आप इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट काली मिट्टी या काली मिट्टी की क्या विशेषता है उसके अंदर। तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर ज्वालामुखी के द्वारा निकले लावा के द्वारा निर्मित हुई है। इसकी इसलिए इसको रेगड़ मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में कपास का उत्पादन बेसिकली अधिक देखने को मिलता है, इसको इसी कारण इसको काली कपासी मिट्टी के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है, या इसको ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चरनोजम मिट्टी के रूप में भी इसको यानी काली मिट्टी को परिभाषित किया जाता है। तो ज्वालामुखी के जो लावा है और लावा के अपक्षय होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। ये मिट्टी भारत के अंदर यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो हाड़ौती का पठार है, गुजरात है, इसके अलावा यानी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिण के अंदर भी इस मिट्टी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मिट्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। कौन सी? यानी भारत के 15.2% भाग पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है यानी आपकी लाल मिट्टी जो 18.6% भाग पर फैली हुई है। सबसे बड़ी है जलोढ़ मिट्टी जो भारत में लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी जिसको रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसका रंग बेसिकली काला है, हल्का काला, या जिसको हम चेस्टनटी रंग के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो चेस्टनटी रंग इसका अंदर कह सकते हैं हम, या इसको हम कहें तो रंग मध्यम काला पाया जाता है। इस मिट्टी में सामान्यतः लोहा, चूना और कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता इस मिट्टी के अंदर देखने को मिलती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में क्या क्या कमी पाई जाती है, इसकी अधिकता पाई जाती है, जैसे लोहा है, चूना है, कैल्शियम है, पोटाश है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम की प्रधानता इस मिट्टी के अंदर अधिक देखने को मिलती है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो बेसिकली काली मिट्टी में कम देखने को मिलता है। तो ये जो काली मिट्टी है बेसिकली इसके अंदर देखना चाहे तो इस मिट्टी की विशेषता है कि तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है, और भीगने पर ये मिट्टी क्या होता है, सौते जुताई वाली मिट्टी के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये काली मिट्टी है भारत में कपास और दलहनी फसलों के लिए प्रमुख रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। चाहे आप सोयाबीन की खेती करो, प्रचुर मात्रा में इसके अंदर आ जाती है। ये मिट्टी के अंदर जब सतह यानी जल भर जाता है तो गदगद हो जाती है, इसलिए इस मिट्टी को सौते जुताई वाली मिट्टी के रूप में भी किसको, काली मिट्टी को परिभाषित किया जाता है। तो इस मिट्टी के अंदर क्योंकि कपास अधिक होता है इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो रखने की आवश्यकता नहीं। काली मिट्टी दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर जो मालवा का पठारी भाग है वहां ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकले लावा के क्षय होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। चूंकि रंग काला है इसलिए काली, चूंकि कपास अधिक उत्पादन होता है इसलिए काली कपासी मिट्टी कहते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़े क्षेत्रफल में 15.2
प्रतिशत भाग पर भारत में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चमोजम, रेगड़ी मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। कई खनिज तत्वों की कमी पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं फास्फोरस की इसके अंदर प्रमुख रूप से कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता आती है और ये ज्यादा यानी जल आ जाता है, संतृप्त हो जाती है, इसलिए ये इसको समतल जुताई वाली मिट्टी के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, यानी काली कपासी मिट्टी या जिसको हम काली मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद तीसरी हम बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की क्या विशेषता है। तो लैटराइट शब्द है वो लैटिन भाषा के लैटर शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य ईंट या ईंट जैसे रंग वाली जो मिट्टी होती है उसको ईंट या मिट्टी के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ये जो मिट्टी है हम बात करते हैं तो इसका निर्माण एक विशेष मानसून दृश्य क्षेत्रों के अंदर यानी अधिक तापमान वर्षा के अंदर यानी अपक्षालन की क्रिया के कारण इस मिट्टी का प्रमुख रूप से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। फिर यदि इस मिट्टी के अंदर विशेषताएं देखना चाहें, ये ऋतु परिवर्तन होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से चूना, नाइट्रोजन और पोटास और फास्फोरस की इसके अंदर यानी कमी देखने को मिलती है। और ये जो भारत के लगभग 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, भारत की चौथी सबसे बड़ी मिट्टी है। जो भारत के अंदर यदि हम देखना चाहें लैटराइट मिट्टी, तो लैटराइट मिट्टी यानी 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी है वो ज्यादा संतृप्त हो जाती है तो मक्खन की भांति मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट मिट्टी के रूप में भी इसको लैटराइट मिट्टी को परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया लैटराइट मिट्टी। और लैटराइट मिट्टी प्रायद्वीप विभाग के अंदर यानी जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कुछ मालवा के पठारी वाले क्षेत्र के अंदर इस मिट्टी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस मिट्टी की ये विशेषता है, ये लैटिन भाषा के लैटर शब्द से होता है, जिसका मतलब ईंट या ईंट जैसे आकार वाली जो मिट्टी होती है। और इस मिट्टी के अंदर बात करें तो मानसून सदृश जलवायु के अंदर उच्च तापमान और वर्षा की विशेष परिस्थितियों में इस मिट्टी का प्रमुख रूप से क्या है, निर्माण हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की प्रमुख रूप से क्या है, कमी देखने को मिलती है। भारत के 3.7% भाग में पाई जाती है। चाय और कॉफी के लिए सर्वोत्तम ये मिट्टी मानी जाती है, चाय जैसे वो कॉफी जैसे बागायती कृषि के लिए। और अगला टॉपिक अपना यही है कि भारत में कहवा या चाय की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो इस पर्सन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्सन पर नेक्स्ट पर्सन ये अपना पूरा हो गया मिट्टियों वाला। इसके अलावा कहवा व चाय की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए कहवा या चाय, पहली बात तो ये बागाती कृषि है और ये लगभग 600 से लेकर 1500 मीटर ऊंचाई वाले ढालू भागों के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा जल इसको इन फसलों को यानी जड़ों के अंदर रहना चाहिए। हालांकि वर्षा 200 से 250-300 सेंटीमीटर तक इसके अंदर वर्षा की आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चाय भारत के अंदर यानी ब्रिटिश काल के अंदर 1834 के अंदर सर्वप्रथम असम में चाय का बागान है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर लगाया गया था। और चाय बेसिकली हम बात करते हैं तो भारत के लगभग 16 राज्यों के अंदर चाय का उत्पादन होता है, उत्तर पूर्व और दक्षिण के अंदर। लेकिन भारत की 95% चाय है वो लगभग 3 से 4 राज्य उत्पादन करते हैं। जैसे असम है, भारत में असम 54 से 55% चाय उत्पादन अकेला ये राज्य उत्पादन करता है। इसके अलावा लगभग 21 से 22% यानी पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर भी चाय का उत्पादन और तमिलनाडु 95% चाय का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा झारखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्रों में भी छोटी मात्रा में चाय उत्पादन होती है। लेकिन सुगंधित चाय की बात करते हैं
तो दार्जिलिंग की चाय विश्व के अंदर सुगंधित चाय के रूप में भी विख्यात है। ये कौन सी चाय? तो ये तो आ जाता है बेसिकली इसका परिचय। और चाय के अंदर देखें तो भारत चाय के उत्पादन में तो प्रथम है, लेकिन निर्यात के अंदर भारत का दूसरा स्थान है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है, क्योंकि अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका चाय के अंदर यानी उत्पादन में दूसरा है, लेकिन यहाँ खपत कम होती है, तो निर्यात के मामले में श्रीलंका का स्थान है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चाय की फसल के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए। तो भौगोलिक चाय चूंकि एक यानी ऊंचे पर्वतीय ढालू भूमि में छायादार यानी कम तापमान की बेसिकली इसको आवश्यकता होती है। वर्षा अधिक इसके अंदर प्रमुख रूप से चाहिए। तो इसके अंदर देखते हैं भी तापमान कितना का चाहिए, तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा यानी मिट्टी कैसी चाहिए, चौथा यदि हम बात करते हैं तो अन्य विशेषताओं के अंदर इसके अंदर देख लेते हैं। तो चाय की बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो पहले बात आ जाती है कि चाय के अंदर मिट्टी कैसी चाहिए, तो तापमान कितना चाहिए। तो तापमान के अंदर बात करते हैं तो औसत तापमान यानी औसत मासिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए सर्वोत्तम प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वर्षा कितनी की चाहिए, तो चाय की फसल के लिए मुख्य रूप से 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर का 2 या 180 सेंटीमीटर वर्षा इस फसल के लिए चाहिए। फिर बात करते हैं लैटराइट मिट्टी इस फसल के लिए सर्वोत्तम है वो मानी जाती है। चौथा इसके लिए यानी दशाओं के अंदर बात करें तो इसके आसपास यानी छायादार पौधे होने चाहिए ताकि ये झुलसे नहीं। तो इसके अंदर बार बार इसकी पत्तियों को 3 से 4 बार छूटा जाता है, इसलिए सस्ते शरण की भी आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो चाय की फसल के लिए यदि चाय की फसल के लिए आवश्यक रसायन देख ली हमने। पहले तो थोड़ा सा भूमिका बना दो। चाय मुख्य बागाती फसल है और भारत के 16 राज्यों में चाय उत्पादन होती है, लेकिन भारत की लगभग 95% चाय 4 राज्यों में कौन कौन से, असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अंदर उत्पादित होती है। फिर यदि हम बात करें चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और चावल की फसल के लिए निम्न भौगोलिक आवश्यक चाय की फसल की तापमान 22 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी कैसी चाहिए, लैटराइट मिट्टी की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है जिसमें पोटास की मात्रा अधिक हो। ये चीजें प्रमुख रूप से सस्ता शरण की भी आवश्यकता इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो ये तो आ जाता है चाय के लिए। और चाय चूंकि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसकी पत्तियां चुनने का मौसम 3 बार होता है। पहले तो अप्रैल से जून के अंदर इसकी पत्तियां चुन ली जाती है, दूसरा जुलाई से अगस्त, तीसरा सितंबर से अक्टूबर के अंदर चाय छूटी जाती है। तो सबसे जो चाय है वो औसत लगभग 54%, तो असम, पश्चिम बंगाल लगभग 21 से 22%, इसके अलावा 20% केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये राज्य प्रमुख रूप से उत्पादित करते हैं। तो ये तो गया चाय। अब आता है कहवा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफी कहते हैं। तो कहवा मुख्य रूप से क्या है, 1798 में कहवा का पौधा दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक के अंदर ये पौधा लगाया गया। और भारत की अधिकांश जो चाय है वो मुख्य रूप से क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो पश्चिमी घाट वाला जो मालाबार तट और कोंकण तट है, इस तट पर भारत के अंदर यानी कॉफी के बागान पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के जो ढालू भाग हैं 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले जो भाग हैं वह चाय की खेती की जाती है। और भारत के अंदर सेबेस्टा में अरबिका ये 2 किस्में हैं। सेबेस्टा लगभग भारत के 68% है सेबेस्टा किस्म की, और रोबस्टा 32% चाय रोबस्टा किस्म की प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। हालांकि विश्व के अंदर चाय के उत्पादन में भारत का कोई ज्यादा स्थान नहीं है। तो प्रमुख रूप से हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। भी इसके लिए औसत तापमान कितना चाहिए, तो औसत तापमान चाहिए इसके अंदर कॉफी के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके अंदर चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर,
यानी पहली बात करें तो तापमान को कितना चाहिए, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये 600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई वाले ढालू भागों में चाय की तरह कॉफी भी एक बागाती कृषि है, बागानों में इसकी कृषि की जाती है। फिर बात करते हैं वर्षा, तो वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर चाहिए। और फिर बात करते हैं मिट्टी कितनी चाहिए, तो मिट्टी के अंदर देखें तो दोमट मिट्टी, कौन सी, दोमट, लेटेराइट तथा काली मिट्टी के अंदर कॉफी या कहवा की फसल है वो प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादित है, वो प्रमुख रूप से की जाती है। फिर बात करते हैं उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं, तो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत की 57.5 यानी लगभग 57.5% जो चाय का उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है। इसके अलावा लगभग 24% केरल और लगभग 8.5% यानी केरल कितने 24% और तमिलनाडु कितनी लगभग 8.5% चाय का उत्पादन करता है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीन राज्यों में भारत की अधिकांश है, यानी लगभग 95 से 98% कॉफी का उत्पादन ये तीन ही राज्य प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। तो ये आ जाती है कॉफी की। तो कहवा एक बागाती कृषि है। दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई के ढालू भागों में चाय, कॉफी है या कहवा है, बागाती कृषि के रूप में की जाती है। क्योंकि इसके लिए तो हम बात करते हैं तापमान कम चाहिए 1500 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर और दोमट, लेटराइट या काली मिट्टी के अंदर यानी इसकी खेती की जाती है। भारत की कर्नाटक 57.5%, केरल 24%, तमिलनाडु 8.5% उत्पादन कौन करता है, केरल राज्य प्रमुख रूप से यानी कहवा का उत्पादन करता है। तो ये तो बेसिकली आ जाता है कौन सा, कहवा की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दर्शन है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 5वें प्रश्न पर, भारत में लौह इस्पात उद्योग की समस्याएं। लौह इस्पात उद्योग यानी आधारभूत उद्योग है, उद्योगों की जननी है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग भारी व हरासमान उद्योग है। यानी लगभग 3 टन कच्चा लोहा ऐसा चाहिए जिसमें कोयले की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, चूने पत्थर की मात्रा पाई जाती है। तो उसके अंदर लगभग 3 से 3.5 टन कच्चा ऐसा और कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट चाहिए, तब जाके 1 टन लोहा उत्पादन होता है। तो भार आसमान है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो इसके अंदर ये है कि कच्चे माल के अंदर, हालांकि भारत में लोहा के उत्पादन में तीसरा स्थान है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बढ़िया किस्म का लोहा, हेमेटाइट किस्म का लोहा कम देखने को मिलता है। तो ये समस्या इसके अंदर देखने को मिलती है कि कई बार कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरी सबसे बड़ी है कि लोहा के लिए, लोहे को गलाने के लिए विद्युत के रूप में कोयला चाहिए, और कोयले या कोकी कोयले, उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो भारत में अभाव पाया जाता है। उसकी पूर्ति न उपलब्ध होना पाना भी इस उद्योग की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इसकी कोयला की। तीसरा, चूंकि ये भार आसमान उद्योग है तो सस्ता परिवहन चाहिए, और सस्ते परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन है जल, तो जल परिवहन का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा, रेल, कई औद्योगिक कारखानों में तो रेल से जुड़े हुए, लेकिन कुछ कारखाने लोग यानी रेल परिवहन से नहीं जुड़े हुए, या सड़क, अच्छे सड़क मार्ग की व्यवस्था भी कई जगह नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है इसके लौह इस्पात उद्योग की। चौथी समस्या कौन कौन सी, इस पर भी हम डिस्कस करके देते हैं कि लौह इस्पात उद्योग की सबसे बड़ी चौथी समस्या ये है कि जो दूसरे देश है उससे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई बार जो लघु और वृहद लौह इस्पात के जो कारखाने, उनमें आपस में भी
यानी मुख्य रूप से अंतर्द्वंद हो जाता है, सरकारी निजी कारखानों में भी आपस में समस्या, ये भी समस्या प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। दूसरा, लो इस्पात तैयार होता है वो यानी अच्छी क्वालिटी का कई बार नहीं होने के कारण इसके निर्यात के अंदर जितने मूल्य मिलना चाहिए उतना मूल्य भी प्रमुख रूप से नहीं मिल पाता। दूसरा, जापान है भारत से कच्चा एसिड मांगता है, बढ़िया लो एसिड तैयार करके वह उपलब्ध करवा देता है। क्यों? क्योंकि वह तकनीक भी सस्ती है, वहां प्रमुख रूप से उस क्षेत्र के अंदर यानी सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता हो जाती है, मानव श्रम की उपलब्धता हो जाती है। पांचवी या छठी समस्या है सस्ते श्रम की उपलब्धता, यानी सस्ता भी होना चाहिए, कुशल भी होना चाहिए, पारंगत भी होना चाहिए, वो चीजों का कई बार अभाव देखने को मिलता है। ये समस्या भी इस उद्योग के सामने प्रमुख रूप से क्या है समस्या देखने को मिलती। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो कई बार इसके अंदर चूंकि यानी कई कारखाने घाटे में चले जाते हैं या इसके अंदर सार संभाल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो जाता है, तो ये समस्याएं भी इस उद्योग के सामने प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो ये भारत के लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएं आ जाती है। तो ये तो गया कौन सा, यानी भारत में लौह इस्पात उद्योग की समस्याएं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पर्सन पर भी एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या नीति 2000, बेसिकली भारत की जनसंख्या नीति 2000 है क्या, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जनसंख्या नीति के अंदर देखें तो एक व्यापक क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर देखें जनसंख्या नीति 2008 पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हुआ, एम स्वामीनाथन के नेतृत्व के अंदर एक यानी आयोग गठित किया गया और इस दल ने अपनी रिपोर्ट 1994 में दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या है यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई जनसंख्या नीति 2000 को मुख्य रूप से क्या है घोषित किया, जिसको नवीन संशोधित जनसंख्या नीति कहते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यानी कई कार्य योजनाएं अपनाएगी। इस जनसंख्या नीति के अंदर यानी जो लक्ष्य रखे गए थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 कार्य योजनाएं या यूं कहें कि 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें एक उद्देश्य रखा गया तत्कालिक उद्देश्य, दूसरा मध्यवर्ती उद्देश्य और तीसरा दीर्घकालिक उद्देश्य। क्योंकि ये काल था जिसके बाद भारत में जनसंख्या के अंदर थोड़ा सा तो कंट्रोल हुआ, लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से यानी सतत रूप से बढ़ रही थी, तो जनसंख्या को कंट्रोल भी करना था, उनमें अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना भी इसके अंदर था। लेकिन जनसंख्या नीति 2000 है वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 2000 के अंदर आई। इसके 3 उद्देश्य रखे गए। कौन कौन से उद्देश्य, एक तो तत्कालिक उद्देश्य क्या था यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढांचागत विकास करना, ताकि जो जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए यानी स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको मजबूत करना, जिसके अंदर यानी कई उपाय इसके अंदर अपनाए गए ताकि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लोगों में कई अपने जागरूकता आए, स्वास्थ्य सुविधाएं उसके अंदर मिले। तो ये प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य रखा गया। इसके अलावा मध्यमकालीन उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर के अंदर भारी गिरावट लाना। मध्यवर्ती उद्देश्य क्या था यानी 2000 तक यानी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसमें भारी गिरावट लाना रखा गया। इसके अलावा जो दीर्घकालिक उद्देश्य था यानी जनसंख्या को स्थिरीकरण करना, जनसंख्या स्थिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए डिसाइड किया गया था कि भारत के अंदर इन कारगर उपायों को अपनाकर 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखा जाए। लेकिन जब 2010 के अंदर इसका मूल्यांकन हुआ, 10 साल बाद में इसको यानी का मूल्यांकन किया जाएगा, तो वहां जो लक्ष्य रखे गए थे वो लक्ष्य सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे, जिसके कारण जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य बाद में बढ़ाकर 2045 से 2070 तक इसके अंदर कर दिया गया।
तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अब भी एक नया विषय उभर के आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीनतम जनसंख्या नीति 2021 को लागू कर दिया है। तो ये केंद्र स्तर पर भी नई जनसंख्या नीति इंप्लीमेंट होगी। तो उसमें भी यानी जनसंख्या एक संसाधन नहीं कि एक भार के रूप में परिलक्षित हो, तो उसके लिए क्या क्या कार्य योजनाएं, इसके अंदर फिर संशोधन होकर इसके अंदर परिमार्जन होगा। तो ये अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पर टिप्पणी कीजिए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में एम स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1994 में दी। उसके बाद 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के अंदर नवीन जनसंख्या नीति या संशोधित जनसंख्या नीति 2000 लाई गई, जिसके अंदर यानी 3 स्तर पर कार्य योजनाएं अपनाई गई। एक तो यानी तत्कालीन स्तर पर क्या किया जाए, मध्यकालिक लक्ष्य रखे गए, दीर्घकालिक लक्ष्य रखे गए। तत्कालिक उद्देश्य में यह रखा गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में ढांचागत विकास किया जाए, गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता जैसे कई उसके अंदर कार्य योजनाएं मुख्य रूप से अपनाई गई। और दूसरा मध्यकालीन लक्ष्य, जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसमें भारी गिरावट लाना 2010 तक 2.1 की प्रजनन दर के अंदर यानी गिरावट लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। चौथा, यदि हम दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया 2045 तक जनसंख्या के अंदर स्थिरीकरण लाना, जनसंख्या स्थिर करना ताकि संसाधनों पर ज्यादा भार नहीं पड़े। लेकिन जब 2010 में इसका मूल्यांकन किया गया तो जितने हम लक्ष्य रखेंगे उस लक्ष्यों के अकॉर्डिंग कार्य योजना सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसके बाद यानी उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि इस जनसंख्या 2045 तक तो स्थिर नहीं हो सकती, 2070 तक उसको बढ़ा दिया गया। तो ये आ जाता है नवीनतम जनसंख्या नीति 2000, इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाती है। इसके बाद थोड़ा सा अगला प्रश्न पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगले प्रश्न के अंदर देखें तो भारत के अंदर सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण या इसके अलावा आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अगले यानी 4% के अलावा 1-2 प्रश्न और शामिल करके इसको पार्ट 2 दे देंगे। उस पार्ट 2 में और ज्यादा यानी अपने कुछ छोटे प्रश्न भी है उन प्रश्नों को भी देंगे, और बाकी जो ये 4 प्रश्न बचे हैं इन 4 प्रश्नों को अगले वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।